नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित सिंह। तो बिहार विधानसभा के बजट सत्र के समाप्ति के साथ ही अब इस बात को लेकर चर्चा शुरू हो गई है कि चुनावों में आखिर किस गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर मामला कहां तक पहुंचा है, कहां पर सब कुछ आसानी से होने के आसार हैं और कहां पर जो है वो मामला फंस सकता है एनडीए और महागठबंधन दोनों जो मुख्य घटक दल हैं उसमें। और आज हम बात कर रहे हैं दरअसल एनडीए की, क्योंकि एनडीए में देखिए ज़बरदस्त तैयारी जो है इस वक्त चल रही है और 29 मार्च को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर बिहार पहुंचने वाले हैं। वो पटना आएंगे, कल शाम में वो पटना पहुंचेंगे। उसके बाद उनका एक कार्यक्रम है जहां पर वो बीजेपी के विधायकों और सांसदों के साथ बैठक करेंगे और उसके बाद वो 30 तारीख को पटना में ही एक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। सहकारिता विभाग की का कार्यक्रम है और उसके बाद गोपालगंज में जाकर एक जनसभा को संबोधित करेंगे। और उसके बाद ये भी चर्चा है कि दिल्ली रवाना होने से पहले एनडीए के भी जो तमाम विधायक सांसद हैं उनके साथ भी बैठक जो है वो हो सकती है। तो कहीं ना कहीं तैयारी एनडीए में जो है वो बिल्कुल पुरजोर तरीके से शुरू हो चुकी है, लेकिन सीटों को लेकर जो है क्या कुछ मामला सुलझा हुआ है, कहाँ मामला फंसा हुआ है, इसको लेकर जो है काफ़ी तरह के कयास जो है वो लगाए जा रहे हैं। क्योंकि इस बार देखिए गठबंधन के साथ ही अगर जो आप देखें तो 2020 में जो एनडीए में जो लोग थे यानी जो दल थे उसमें बीजेपी थी, जनता दल यूनाइटेड भी थी और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा वो 2020 में भी थे और इस बार भी हैं। लेकिन इस बार एनडीए में दो जो नए किरदार जुड़े हैं यानी जो 2020 के एनडीए में एनडीए का हिस्सा नहीं थे, वो दो किरदार हैं चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा। ये दरअसल 2020 में जब गठबंधन था एनडीए का तो उसमें बीजेपी, जनता दल यूनाइटेड, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा यानी जीतन राम मांझी की पार्टी और फिर बिल्कुल चुनाव से ठीक पहले विकासशील इंसान पार्टी यानी मुकेश साहनी भी जो है वो एनडीए गठबंधन में शामिल हो गए थे। तो 4 दलों का उस वक्त ये गठबंधन था और इस बार चिराग पासवान की एंट्री हुई है गठबंधन में, उपेंद्र कुशवाहा की एंट्री हुई है गठबंधन में, लेकिन एक किरदार की इसमें से बाहर का रास्ता भी दिखाया गया है यानी जो इस वक्त एनडीए में नहीं है, यानी कि मुकेश साहनी की हम बात कह रहे हैं, काफ़ी वक्त से वो एनडीए में नहीं है। तो इस बार जो सीट शेयरिंग को लेकर जो माना जा रहा है कि नीतीश कुमार जो है जिस स्थिति में है इस वक्त, उनकी पार्टी जिस स्थिति में है, तो ऐसे में बीजेपी की कोशिश यही होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर बीजेपी जो है वो चुनाव लड़े। लेकिन जनता दल यूनाइटेड की भी यहाँ पर कोशिश ये हो रही है कि इतनी सीटों पर बीजेपी को चुनाव लड़ने नहीं दिया जाए ताकि कहीं ऐसी स्थिति न बन जाए कि बीजेपी अकेले अपने दम पर या फिर जनता दल यूनाइटेड के बिना भी सरकार बनाने के करीब पहुंच जाए या फिर उस पोजीशन में आ जाए कि बिना नीतीश कुमार या बिना जनता दल यूनाइटेड के भी बीजेपी अगर चाहे तो चिराग पासवान या फिर उपेंद्र कुशवाहा के साथ मिलकर सरकार बना सके। ऐसे स्थिति में बीजेपी नहीं आए, इसीलिए जेडीयू की भी यहाँ पर कोशिश है कि बराबरी का एक तरीके से कहें तो सीट शेयरिंग बंटवारा हो, यानी कि बराबर बराबर पे हो, या फिर जेडीयू ही कुछ ज़्यादा लड़े या फिर बीजेपी कम लड़े। लेकिन ज़्यादा यहाँ पर कोशिश जेडीयू की ये है कि बीजेपी ज़्यादा सीटों पर चुनाव जो है वो ना लड़े और इतनी ज़्यादा पे तो बिल्कुल भी ना लड़े कि अगर उसके ज़्यादा विधायक जीत जाएं तो वो जेडीयू के बिना ही जो है वो सरकार बनाने की स्थिति में आ जाए। तो हम अगर 2020 के सीट शेयरिंग फार्मूले पे एक नज़र डाल लें तो 2020 में दरअसल जो सीट शेयरिंग हुई थी उस वक्त जेडीयू को दरअसल 122 सीटें उस वक्त दी गई थी, क्योंकि जेडीयू को 122 सीटें दी गई थी और उसमें से क्योंकि जीतन राम मांझी के साथ उस वक्त जेडीयू का जो है वो गठबंधन था तो जेडीयू की जिम्मेदारी थी उस वक्त 122 में से कुछ सीटें वो मांझी की पार्टी को दें। तो उस वक्त 7 सीटें जो हैं वो मांझी की पार्टी को नीतीश कुमार ने दी थी, यानी कुल जमा बात ये हुई कि 115 सीटों पर उस वक्त जेडीयू ने चुनाव लड़ा था और 7 सीटों पर जीतन राम मांझी की पार्टी ने चुनाव लड़ा था। और बीजेपी के कोटे में उस वक्त 121 सीटें आई थी, जिसमें से तकरीबन 11 सीटें जो हैं वो दी गई थी विकासशील इंसान पार्टी को। तो इस तरीके से सीटों का बंटवारा जो है उस वक्त हुआ था। लेकिन इस बार देखिए मांग सबकी बहुत ज़्यादा है, वो सबको लगता है कि हम
चुनाव जीत सकते हैं या मेरी पार्टी चुनाव जीत सकती है या उनकी पार्टी जो है वो मजबूत स्थिति में है। इसीलिए बात सबसे पहले जो हम जेडीयू की कर रहे थे कि जेडीयू की कोशिश, जैसे कि हम बार बार बता रहे हैं, यही है कि बीजेपी ज़्यादा सीटों पर चुनाव न लड़े कि वो सरकार बनाने की स्थिति में आ जाए। तो ऐसे में कितनी सीटों पर लड़ेंगी, और नीतीश कुमार की जो स्थिति है, नंबर 3 की पार्टी है बिहार में, तो क्या नीतीश कुमार का इतनी बार्गेनिंग कैपेसिटी है कि वो बीजेपी को जो है वो आर्म ट्विस्टिंग कर सके, यानी कि कलाई मरोड़ सके और अपनी बात मनवा सके? ये बड़ा सवाल है। साथ ही साथ चिराग पासवान की पार्टी को देखें तो चिराग पासवान पिछले साल बार हम जो बात कर रहे हैं 2020 की, तो उस वक्त एनडीए से इसलिए भी अलग हो गए थे क्योंकि मन मुताबिक उन्हें सीटें जो है वो नहीं मिली थी जितना वो चाहते थे। तकरीबन वो चाहते थे 40-45 सीटें मिलनी चाहिए थी, लेकिन उतनी नहीं मिली, तो वो उन्होंने अकेले चुनाव लड़ा था और नीतीश कुमार को भारी नुकसान पहुंचाया था। लेकिन इस बार चिराग पासवान मजबूत स्थिति में है, 5 उनके सांसद हैं, स्ट्राइक रेट भी जो है लोकसभा चुनाव में उनका 100% रहा था। तो इसलिए ऐसे में उनकी कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें इस बार तो ज़रूर मिलनी चाहिए, क्योंकि केंद्र में मंत्री भी हैं चिराग पासवान। तो बताया जा रहा है कि जो सूत्र बताते हैं कि कम से कम 50 से 60 सीटों की मांग जो है वो चिराग पासवान कर सकते हैं शुरुआती दौर में, लेकिन वो सीटें जो हैं वो कम भी हो सकती हैं। ये सबको पता है कि जितनी आप मांगते हैं उतनी आपको मिलती नहीं है। तो शुरुआत करने के लिए बताया जा रहा है कि 50-60 सीटों की मांग कर सकते हैं, लेकिन अब देखते हैं मामला कहाँ आकर रुकता है। वहीं दूसरी तरफ जीतन राम मांझी की पार्टी भी है, वो भी लगातार ज़्यादा सीटों पर मांग जो है वो कर रही है, और 40 सीटें जो बताया जा रहा है कि वो चाहती है कि 40 सीटें कम से कम जो है हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को मिलना चाहिए चुनाव लड़ने के लिए। अब देखिए 40 सीटें तो जाहिर सी बात है मिलने से रहा जीतन राम मांझी को, लेकिन क्योंकि अब सीट शेयरिंग पर जो मसला है, जो बातचीत होगी, तो ज़्यादा से शुरुआत की जाएगी, फिर आप देखिए घटते घटते आप कहाँ तक पहुँचते हैं, ये देखने वाली बात होगी। तो ऐसे में सभी दल जो हैं अपनी अपनी तरीके से जो है वो सीटों की मांग जो है कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा भी जो है, क्योंकि वो थोड़ी सी कमज़ोर स्थिति में है, इस बार चुनाव भी हार गए थे लोकसभा चुनाव, तो वो भी चाहेंगे कि कुछ सीटें जो हैं उन्हें भी मिलनी चाहिए। तो ऐसे में अमित शाह के सामने एक बड़ा एक मसला हो सकता है कि किस तरीके से सीटों का बंटवारा करें, खासकर इसलिए भी क्योंकि इस बार जो पूरा ये मैथमेटिक्स जो बदला है और जो सारा ये गणित बदला है, उसमें यह है कि जेडीयू को इस बार किसी को टिकट देने की ज़रूरत नहीं है अपने कोटे से, क्योंकि इस बार जेडीयू का जो गठबंधन है वो केवल बीजेपी के साथ है। यानी सबसे पहले जो है वो सीटों का बंटवारा बीजेपी और जेडीयू के बीच में होगा। जेडीयू को जितनी भी सीटें मिलेंगी उतने सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन बीजेपी को जितनी सीटें मिलेंगी, बीजेपी को अपने कोटे में से जीतन राम मांझी, चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा को टिकट देना होगा, क्योंकि इन तीनों छोटे दलों का गठबंधन बीजेपी के साथ है, इन तीनों दलों का गठबंधन जेडीयू के साथ नहीं है। तो जो मुख्य तौर पर जो सबसे पहले जो सीटों का बंटवारा होगा वो जेडीयू और बीजेपी के बीच में होगा, और उसके बाद ही जो है जेडीयू को जितनी सीटें मिलेंगी वो तो लड़ेंगे, लेकिन बीजेपी को फिर अपने कोटे में से चिराग को भी देना है, उपेंद्र कुशवाहा को भी देना है और जीतन राम मांझी को भी देना है। तो ऐसे में आने वाले दिनों में थोड़ा सा संकट जो है वो और मामला जो है वो फंस सकता है। अमित शाह देखते हैं किस तरीके से इस पूरे मामले का जो है वो निपटारा करते हैं, और यही दरअसल ये बड़ा सवाल बना हुआ है कि क्या इस बार भी पिछले बार की तरह आसानी से पूरा सीट शेयरिंग का मसला सुलझ जाएगा, या मामला कहीं पर फंस भी सकता है। बहरहाल ये थी बिहार से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबर। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक, और मुझे आज के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।